कहानी का ये 10वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। इधर संग्राम अलग बेड पर पड़ा हुआ था। उसे वीर ने अच्छा खासा धोया था। उसके चेहरे और पेट में जो घूंसे पड़े थे, संग्राम उसकी वजह से दर्द से रह रहा था। साथ ही साथ उसे अमारा के खोने का भी दुख था। आखिर उसने जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती जो कर दी थी। वो तो पहले से ही जानता था अमारा थी ही खूबसूरत। वो शुरू से गलती करता आया था। किडनैपिंग बंदी तक ठीक था। उसकी तो हमारे से शादी भी हो गई थी। वो उसे अच्छा खासा टॉर्चर भी कर रहा था। जब मन होता अमारा के साथ जबरदस्ती भी कर लेता था। ऐसे कम से कम अमारा पास तो थी। लेकिन अनिका से शादी उसकी सबसे बड़ी ये गलती थी, जो कि उसकी माँ ने करवाई थी। संग्राम आज ना ही शादी करता और ना ही अमारा उसके हाथों से निकलती। अमारा का मासूम चेहरा और अच्छा व्यवहार किसको दीवाना नहीं बना सकता था। वही हुआ वीर के साथ। आज उसके प्यार में इतना पागल हुआ कि भरी महफिल को छोड़कर उसे अमारा की फिक्र हुई और वो उसे बचाने के लिए बिना किसी की परवाह किए वहां पहुंच गया था। ये काम मैं क्यों नहीं कर पाया था जब मॉम मेरी और अनिका की शादी करवा रही थी। संग्राम अपने बाल नोच रहा था। वो जैसे पागल हो गया था। सेम बेटा, खुद को संभालो तुम। सब कुछ ठीक है। हम मुंबई लौट जाएंगे जल्दी ही। तुम खुद को कंट्रोल करो बेटा, विशाखा जी ने उसे समझाते हुए कहा। ओह रियली मॉम, मेरी लाइफ को आपने खराब कर दिया। अब क्या कंट्रोल करूं? कंट्रोल तो आपने मुझे किया और अनिका की मॉम ने आपको। मेरी शादी ही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। ना ही मैं अनिका से शादी करता, ना इतना कुछ होता। मेरी शादी हो चुकी थी हमारे के साथ। वो थी मेरी बीवी। सैम चुप हो जाओ बेटा, वो शादी नहीं समझौता था बस। अब इस बात को खत्म करो। पूरी दुनिया के सामने एनी ही तुम्हारी बीवी है, समझे तुम? यही तो गलती हुई मॉम मुझसे। मैंने आपकी बातों को सुना और ये समझौता कैसे हुआ मॉम? मैं चाहता था ये शादी हो और मेरी शादी अमारा से मेरी मर्जी से हुई थी। भले ही उसकी मर्जी नहीं थी, लेकिन मेरी मर्जी थी। तुम शांत रहो कि संग्राम, अब हमारी इज्जत कहीं की नहीं रही। रतन जी मेरे दोस्त हैं और तुम उसके बेटे से पंगा ले रहे हो। हाँ, हुई हमसे गलती। हमने उस लड़की को अपने साथ रखा, वहीं कहीं छोड़ देना चाहिए था उसे। लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से उसे ढोना पड़ा हमें। अरिजीत जी ने दांत पीसते हुए कहा। आप लोगों को अपनी इज्जत प्यारी है। मेरे लिए कोई फीलिंग ही नहीं है आप दोनों के मन में, और यही होता आया है शुरू से। संग्राम गुस्से से बौखलाया हुआ था। इधर रतन जी और उनकी फैमिली सभी सदमे में थे। वीर उस लड़की के लिए हमारा दिल दुखा रहा है, क्या हम उसके लिए जरूरी नहीं है? नर्मदा जी ने कहा। बहू तुम बैठो, अब वीर आ जाए तो हमें उससे उसकी मर्जी पूछनी है। आखिर हम कब तक सोचते रहेंगे ये सब? दादी सा ने कहा। माँ सा, भाई सा शायद बहुत प्यार करते हैं उनसे, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। क्या फर्क पड़ता है दादी सा, शादी तो करनी ही है ना, तो उनसे ही सही। भाई खुश रहेंगे ना बस। सानवी ने कहा। सानवी तुम चुप हो जाओ, ये फैसले हमारे हैं। हम करेंगे फैसला और वीर को भी मानना होगा। हमारे नगर में हमारी बहुत इज्जत है और वीर की इस गलती की वजह से हम सब कुछ बर्बाद नहीं होने देंगे। वीर को समझना होगा, वरना सब कुछ त्याग करना होगा। सारे रिश्ते नाते सब कुछ, ये हमारा फैसला है। रतन प्रताप सिंह राणा जी गुस्से में बोले। मासी जी चुप थी। उन्हें पता था जो भी होगा बुरा होगा। या वीर अमारा को छोड़ दे या तो अपने खानदान को, दोनों ही दुखदाई होने वाला था। वीर सुबह को फ्रेश हो चुका था। नर्स आई थी अमारा को इंजेक्शन देने के लिए। जब अमारा ने आंखें खोली, राणा साहब, उसने धीरे से कहा। अगले दिन अमारा होश में आ चुकी थी। वीर को नर्स ने बुलाया। वीर जल्दी से रूम में आया और अमारा का हाथ थाम लिया। मिस्टर राणा, अब ये होश में आ गई हैं। कम से कम 1 हफ्ते इन्हें यहाँ रहना होगा, ताकि इनका ब्लड प्रेशर आदि हम हर आधे घंटे में चेक करते रहें। वैसे भी ये बहुत कमज़ोर हैं, खून भी बहुत बह गया है। वीर ने अमारा की तरफ देखा। उसे संग्राम पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन खुद को कंट्रोल करके उसने डॉक्टर से पूछा। ड्रेसिंग डॉक्टर, क्या उसे भी रोज़ चेंज करना होगा? वीर ने अमारा को देखते हुए कहा। डॉक्टर साहब बोले। नहीं मिस्टर राणा, ड्रेसिंग 5 दिन में खुल जाएगी। बस टांकों को कवर करने के लिए एक हल्का सा बैंडेज होगा।
पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 5 से 8 महीने का समय लग सकता है, और अगर अच्छे से केयर हुई तो ये उससे भी जल्दी रिकवर कर जाएंगी। डॉक्टर ने वीर को सारी डिटेल्स बता दी थी। नर्स अमारा के लिए सूप ले आई और वीर ने उसे पिला दिया। अमारा बस वीर को देख रही थी। उसका दिमाग कुछ भी सोचने समझने के लिए तैयार नहीं था इस वक्त। अमारा की आंखें बंद हो जाती थी बीच बीच में, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे ज़्यादातर मेडिसिन में स्लीपिंग पिल्स दिया था ताकि उसे रिलैक्स फील हो और वो आराम करे ज़्यादा से ज़्यादा। सोचना फिलहाल उसके लिए हानिकारक था। अमारा सूप पीते हुए वीर के कंधे पर लुढ़क चुकी थी। वीर ने धीरे धीरे उसके बालों को सहलाया और उसे आराम से सुला दिया। उसने नर्स को कमरे में रहने के लिए बोला और वो बाहर आया। उसने कैंटीन से सैंडविच लिया और अमारा के कमरे में ही सोफे पर बैठकर खाने लगा। कमरे में ही एक छोटा सा फ्रिज था जिसमें पेशेंट के साथ की फैमिली अपनी ज़रूरत का सामान रख सकते थे। वीर ने थोड़ा बहुत खाने का सामान उसमें रख लिया था। अब वो आराम से अमारा के साथ रह सकता था। उसने सारा काम लैपटॉप से ही करने का फैसला किया था। वो अमारा को 1 मिनट भी अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। सर, आपसे मिलने के लिए कोई आए हैं, नर्स ने वीर से कहा। वीर इस वक्त अपना काम कर रहा था। वीर बाहर आया तो सामने रतन जी, नर्मदा जी और सुनंदा जी खड़े थे। वीर ने कुछ नहीं कहा, बस खड़ा रहा। तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम कहीं दूसरी जगह चलें? रतन जी ने आसपास देखते हुए कहा। बाबा साहब, मैं अमारा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। हम बाद में बात करें, या फिर आपको जो बोलना है आप यहाँ भी बोल सकते हैं। वीर, तुम्हें क्या हो गया है बेटा? उस लड़की के सामने तुम्हें हम नहीं दिख रहे हैं? तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों नहीं समझ रहे हो? हमें बात करनी है तुमसे, अब चलो। नर्मदा जी भी गुस्से में बोली। मैं 1 मिनट में आता हूँ, वीर ने कहा और चला गया। वो नर्स के पास आया और उसे अमारा की देखभाल करने को कहा। आप 1 मिनट भी अमारा को नहीं छोड़ेंगी, वीर ने सख्ती से कहा और बाहर आ गया। कुछ देर बाद वो लोग एक होटल में थे जहाँ बड़ा सा गार्डन था और दूर दूर तक कोई नहीं था फिलहाल। वहाँ ये चारों मौजूद थे। वीर चुपचाप बैठा हुआ था। देखो बेटा, वो लड़की जो भी हो, पहले ही शादी हो चुकी है उसकी, और भी बहुत सारी बातें हैं। उसका और तुम्हारा कोई मेल नहीं है, और ना ही हमारे खानदान में वो रह सकती है। तुम हमारे इकलौते बेटे हो, ऐसे कैसे होगा? वीर, तुमने उसकी मदद की, उसकी सर्जरी करवाई, ठीक है, हम आगे भी उसकी मदद कर देंगे, लेकिन फिलहाल उसे भूल जाओ और चलो हमारे साथ, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नर्मदा जी उसे समझा रही थी। वीर दृढ़ता से बोला। माँ साहब, मैं बार बार एक ही बात नहीं बोलना चाहता। अमारा से मैं प्यार करता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की थी उससे दूर रहूं, क्योंकि मुझे पता था ये सब इतने सवाल जवाब होंगे ही होंगे मेरे साथ। लेकिन मुझे नहीं पता चला कब मैं उसे बेइंतहा चाहने लगा। अब मुझ में इतनी सहन शक्ति नहीं है कि उससे दूर रहकर किसी और से शादी कर लूं। वीर, अभी तुम प्यार में अंधे हो गए हो। जब तुम्हें होश आएगा सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा। मेरी बात मानो, अमारा को छोड़ दो, और उसे खुशी देखना है ना तो खूब सारे पैसे दे दो उसे और उसके परिवार को, फिर देखना कितनी खुशी होती है उन्हें। और रतन जी ने वीर को समझाते हुए कहा तो वीर बोला, मेरा आखिरी फैसला है, मैं अमारा के साथ हूँ हमेशा, चाहे कुछ भी हो। आप लोग उसे प्यार से अपनाएं अगर अपने बेटे को खुश देखना चाहते हैं तो, वरना मैं यहाँ ही रहता हूँ, हमेशा के लिए रह लूँगा। वीर, तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ठाकुर परिवार में शादी हुई है उसकी, वो अभी भी संग्राम की पत्नी है, तलाक नहीं हुआ है उसका, मासी जी ने कहा। वीर बोला, तलाक किस चीज़ का मासी? उसकी शादी मजबूरी में हुई थी और ज़बरदस्ती। उस वक्त अमारा सिर्फ 16 साल की थी और इतनी कम उम्र में उस शादी की कोई वैल्यू नहीं थी। और फिर संग्राम ने 1 महीने के अंदर ही दूसरी लड़की से शादी रचा ली, तो अमारा का क्या अस्तित्व है उसकी जिंदगी में? और वो कहाँ से उसका पति कहलाया? बोलिए। रतन जी कुछ नहीं बोले। वीर की बातों में दम था, इसलिए सभी एक दूसरे को देखने लगे। ठीक है, तो हम तुम्हें समय दे रहे हैं, अभी भी मौका है, तुम कोशिश करोगे और हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। थोड़ी देर रतन जी वीर को देखते रहे, वो फैसला बदल दे, लेकिन वीर ने जैसे ठान लिया हो
वो अमारा से दूर नहीं रहना चाहता था, किसी भी कीमत पर नहीं। वीर हॉस्पिटल लौट आया। अमारा होश में थी और पूरी तरह से जगी हुई थी। वो पीलो के सहारे आधी लेटी हुई थी। वीर उसके करीब आकर बैठ गया। तुम ठीक हो? उसने उसकी आंखों में देखना चाहा। शायद अमारा रोई थी, उसकी आंखें लाल थीं। उसने छोटा सा जवाब दिया। तुम रो क्यों रही हो? वीर ने उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाया। बस ऐसे ही। हम यहाँ कब तक रहेंगे? हमें छुट्टी कब मिलेगी? अमारा ने पूछा। उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि संग्राम ने कितनी गंदी गंदी बातें अमारा के बारे में वीर के सामने कही थी। और जब वीर संग्राम और अपनी फैमिली के सामने कह रहा था कि वो प्यार करता है अमारा से, तो अमारा बेहोश हो चुकी थी। इसलिए उसे ये सब मालूम नहीं था। लेकिन फिर भी अमारा जानती थी कि वीर उससे प्यार करता है। लेकिन उसके पीठ पीछे बात इतनी बढ़ चुकी है कि वीर ने अपनी ही फैमिली से विद्रोह कर दिया है। ये वो अब तक नहीं जान पाई थी। हम घर 2-3 दिनों में जाएंगे। तुम इतना मत सोचो। और मैं हूं ना यहाँ। तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो बोलो। आप अपना काम छोड़कर और अपने परिवार को छोड़कर यहाँ हैं, उन्हें बुरा लगेगा। और आपकी सगाई हो चुकी है। ऐसे में अमारा बोलते हुए चुप हो गई। वीर ने एक लंबी सांस भरी। तुम आराम करो और मेरी कोई सगाई नहीं हुई है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वीर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया था। अमारा आश्चर्य से वीर को देखती रह गई। क्या मतलब आपका? आपने सगाई नहीं की? अमारा पूरी तरह से चौंक गई जब उसे पता चला कि वीर ने सगाई नहीं की। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों किया आपने? वो अटकते हुए बोली। मैं तुमसे प्यार करता हूँ अमारा, इसलिए ऐसा नहीं कर सकता था। इससे ना ही मैं खुश रहता, ना ही चित्रलेखा। और उस संग्राम ने जो किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की? वीर को गुस्सा आने लगा था। आप इन सब में ना पड़े राणा साहब। हम नहीं चाहते बेकार में हमारी वजह से आपकी किसी से दुश्मनी हो। वीर ने अमारा की तरफ देखा। तुम मेरी वजह से मतलब क्या है तुम्हारा? अब तुम और मैं अलग नहीं है अमारा। कितनी बार कहूँ, मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूँ और तुम मुझसे। अब मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना एक पल भी। और ये बात तुम भी जान लो। अमारा अपने मन में बोली। वे लड़ेंगे हमारी वजह से, पर हम ये भी जानते हैं वो ये सब हमारी वजह से कर रहे हैं। और अगर हम ही उनका दिल दुखाएंगे तो वो टूट जाएंगे। नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन संग्राम, वो फिर से कुछ करेंगे? अमारा का सोचना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वो ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं था कि अमारा को इतने आराम से छोड़ दे। चलो, ज्यादा सोचा नहीं है, दिमाग को आराम दो। वीर बैठ के एक साइड बैठ गया और अमारा को लिटा दिया। हमें लेटना नहीं है, हमारे शरीर में दर्द हो गया है लेटे लेटे। अमारा ने धीरे से कहा। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर ले चलूं? थोड़ा सा घूमोगी तो अच्छा लगेगा। वीर ने उसे सहारा दिया और बेड से उठाया। अमारा ने कहा और वीर का हाथ पकड़ लिया। हॉस्पिटल के एक साइड बहुत सारे फूल लगे हुए थे। वहां बैठने की भी जगह थी। वीर अमारा को बाहर लेकर गया और दोनों वहीं बेंच पर बैठ गए। अमारा और वीर दोनों चुप थे। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन दोनों के अंदर एक सुकून था जो दोनों के साथ रहने से था। वीर बोला, मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस तुम हो। अमारा बोली, लेकिन राणा साहब, आप हमारी वजह से अपने परिवार का दिल क्यों दुखा रहे हैं? हमारी कोई हैसियत नहीं है आपके सामने, और आप हमारी जैसी लड़की से प्यार? ये सब मत सोचिए। हम जल्दी ही दूर चले जाएंगे और वादा करते हैं कभी लौट कर किसी की जिंदगी में नहीं आएंगे। चुप। वीर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मेरा परिवार मुझ पर बोझ डाल रहा है। वो जबरदस्ती चाहते हैं कि मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हो जिसे मैं नहीं जानता, ना ही वो मुझे जानती है। ये सब बस मन मर्जियां हैं उनकी। और तुमने क्या कहा? दूर चली जाओगी? याद रखना हमारा, उस दिन मेरी जिंदगी किसी लायक नहीं बचेगी। जिस दिन तुम ऐसा करोगी, तुम्हें देखकर मैं जीने लगा हूँ। जिंदगी जीना किसे कहते हैं तुम्हें देखकर ही मुझे पता चला है, और तुम मुझसे दूर जाने की बात कर रही हो। अमारा का मन बहुत बेचैन हो उठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या दुनिया में अभी भी ऐसे लोग होते हैं? वीर इतना कुछ जानने के बाद भी उससे इतना प्यार कैसे कर सकता था? अमारा अपने मन में सोचने लगी, तो क्या हम भी राणा साहब से प्यार करने लगे हैं? हमें उनकी बहुत फिक्र है।
हम उन्हें बिल्कुल भी दर्द में नहीं देख सकते। लेकिन वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि कोई उन्हें देख रहा था और उसका सुकून कहीं खो सा गया था। वो और कोई नहीं संग्राम था जो अमारा को देखने के लिए आया था और उन दोनों को साथ देखकर गुस्से का घूंट पीकर वापस लौट गया। अमारा ने बेंच पर सिर टिकाना चाहा। क्या हुआ? वीर ने उसे गौर से देखा। हमारा सिर घूम रहा है, अमार ने आंखें बंद करते हुए कहा। रूम में चले? वीर ने कहा। नहीं, यहाँ अच्छा लग रहा है। रूम में भी हमारे साथ यही हो रहा था। वीर ने धीरे से उसके सिर को अपने कंधे से लगाया और धीरे धीरे सहलाने लगा। अमारा को बहुत सुकून मिला। उसने वीर के बाजू को जोर से पकड़ लिया। तुम आराम करो, मैं हूँ। अमारा कुछ देर आंखें मूंदे वीर के पास ही बैठी रही। वीर बहुत खुश था। अमारा उसके पास थी और वो हमेशा से चाहता था कि अमारा उसके पास ही रहे, बस वो जल्दी से ठीक हो जाए, वो वीर की हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। इधर घर पर वीर की दादी सा रतन जी पर बरस रही थी। वीर को समझाया नहीं तुम लोगों ने? उन्हें अपने खानदान की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। पर माँ सा कुछ नहीं हो सकता। हमने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अमारा के प्यार का खुमार उस पर ऐसा चढ़ा कि कोई कुछ नहीं है उसके सामने। नर्मदा जी ने कहा। दादी सा परेशान होकर बोली, बहू ऐसे कैसे होगा, तुम ही बोलो। अब सानवी की शादी हो ही जाएगी, हम क्या कहेंगे उसके ससुराल वालों से? वीर अगर शादी में नहीं आए तो? और हमारे घर का इकलौता वारिस है वो। सारी उम्मीदें उसी से है हमारी। अगला वारिस भी उसी से होगा और उससे वो लड़के जाएंगे। मासा आप शांत हो जाइए, बस कुछ दिन, फिर वीर का मन उस लड़की से भर जाएगा। और क्या फर्क पड़ता है, हमारे राजघराने में राजाओं की दो दो शादी होती थी। वैसे भी अभी वीर ने शादी तो नहीं की ना। एक ना एक दिन उसका मन भर ही जाएगा हमारा से, फिर हम जो कहेंगे वो ही होगा, मासी ने कहा। इधर संग्राम वापस आकर गुस्से से उबल रहा था। अब उसे किसी भी हाल में अमारा चाहिए थी। उसे वीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सैम कुछ खा लो, अनिका ने उसे फ्रूट्स देते हुए कहा। संग्राम गुस्से में बोला, कोई जरूरत नहीं है इतनी हमदर्दी दिखाने की। तुम्हारे चाहने से मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। अमारा मेरी बीवी है और वही रहेगी। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, समझी? पूरी दुनिया मुझे तुम्हारी बीवी के रूप में जानती है, अनिका भी गुस्से से बोली। संग्राम कुछ सोचता रहा, फिर उसने फोन घुमाया। हेलो, किशन जी ने फोन उठाया। प्यारे ससुर जी, मैं बोल रहा हूँ, आपका दामाद। संग्राम ने बेशर्मी से कहा। आप और मेरी अमारा, उसे तो छोड़ दिया आपने, किशन जी ने रोते हुए कहा। संग्राम बोला, अरे नहीं, मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन वो मेरे साथ गलत कर रही है। आपकी मदद की जरूरत है। उसका ऑपरेशन हुआ है ब्रेन ट्यूमर का, तो मैं चाहता हूँ आप कुछ दिन के लिए उसे रजतपुरा ले जाएं, ताकि वो खुश रह सके। क्या ऑपरेशन? किशन जी बहुत आश्चर्य में थे, लेकिन अमारा की चिंता भी थी उन्हें। हाँ, आप जल्दी से आ जाइए, मैं पता बता देता हूँ। संग्राम ने किशन जी को पता बता दिया। किशन जी ने सारी बातें घर में बता दी। मीना जी भी परेशान हो उठी, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी हुई कि शादी के बाद भी संग्राम को अमारा की फिक्र हो रही थी। अभी भी उन्हें अमारा से ज्यादा संग्राम से सहानुभूति हो रही थी। आप जाइए जी, दामाद जी और अमारा को लेकर आइए, हमें बहुत खुशी होगी। और अमारा कितने खुश नसीब है जिसे संग्राम जी जैसा प्यार करने वाला पति मिला है, वरना उसने कितनी नादानियां की हैं। वो सब भूलकर उन्होंने उसे अपनाया। वो कितने महान हैं। मीना जी संग्राम की बड़ाई करती जा रही थी, लेकिन किशन जी उन्हें कुछ ना कुछ आभास होने लगा था। जरूर वहां कुछ गड़बड़ हुई है। अब क्या खेल खेलने वाला था संग्राम? क्या वो अमारा को फिर से दलदल में धकेलना चाहता था जहां से उसे बुलाया था? अमारा हॉस्पिटल के रूम में थी। थोड़ा सा खाना खाने के बाद वो सो गई थी। वेद ने अपना बचा हुआ बंद किया और वो भी डिनर करने लगा। तभी उसने देखा बाहर कोई था जो खड़ा था। वेद धीरे से वहां पहुंचा। उसने देखा सामने अनिका खड़ी थी। वो खिड़की से झांकने की कोशिश कर रही थी। क्या कर रही हो तुम यहाँ? वीर ने ऊंची आवाज में कहा। अनिका चौंक गई। उसने वीर को नहीं देखा था, लेकिन अब वो भाग भी नहीं सकती थी, इसलिए रुक गई। वो मैं अमारा को बस देखने आई थी दूर से, क्योंकि आज जिस भी हालत में अमारा है
उसका जिम्मेदार मेरा पति है, इसलिए मुझे उसकी थोड़ी सी फिक्र हो रही थी। अच्छा, तुम्हें अमारा की फिक्र हो रही थी? वीर ने फिक्र शब्द पर जोर देते हुए कहा। हाँ तो और क्या? मैं भला और क्या करने आऊंगी? वैसे कैसी है वो? उसकी तबीयत में सुधार है ना? अनीका ने नजरें चुराते हुए पूछा। शी इज ऑलरेडी फाइन। वीर ने सीधे कहा और रूम में चला गया। उसे समझ आ गया था अनीका के दिमाग में अमारा के लिए फिक्र तो बिल्कुल नहीं थी। वो शायद अमारा को नुकसान पहुंचाने आई हो। अनीका कुछ देर यूं ही वीर को घूरती रही, फिर वहां से चली गई। वीर ने अपना लैपटॉप बंद किया और अमारा के बगल में बैठ गया। उसे भी हल्की हल्की नींद आने लगी थी, इसलिए अमारा के बगल में ही सिर टिका कर सो गया। वो अमारा को एक पल भी नहीं छोड़ना चाहता था अकेले। वीर को हॉस्पिटल में 10 दिन से ऊपर हो गए थे। अब अमारा पहले से बेहतर थी, इसलिए उसे छुट्टी दे दी गई थी। राणा फैमिली जा चुकी थी, लेकिन ठाकुर फैमिली अभी भी यही थी। वीर अमारा को होटल में ले आया। उसने अपने बगल वाले कमरे को ही तैयार करवा लिया था अमारा के लिए। अमारा कमरे में आराम कर रही थी। वीर रेडी हुआ। उसने नीचे से 2 स्टाफ रख दिए थे अमारा के लिए, जो कि अमारा के हर काम के लिए रेडी थे। वीर नीचे बैठा हुआ था जब मासी जी आ गई। बेटा, कुछ बात करनी है तुमसे, उन्होंने सामने बैठते हुए कहा। वीर बोला, हाँ बोलिए। बस अमारा और मेरे बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए। वो मेरे साथ रहेगी हमेशा, ये मेरा आखिरी फैसला है। मासी जी चिढ़कर बोली, ठीक है तुम्हारे साथ ही रहेंगी, लेकिन अपनी फैमिली के बारे में सोच लो। तुम्हारी बहन की शादी है 1.5 महीने में, वहां तो जाओगे ना। एक ही बहन है तुम्हारी, वरना उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे? और तुम इतने कैसे बदल गए वीर? तुम्हें खुद की बहन नहीं दिख रही है उस कल की आई हुई लड़की के सामने? वीर बोला, मासी वो कल की आई हुई लड़की नहीं है। पहली बात, 2 साल से मैं उसे जानता हूँ। वीर की बात सुनकर मासी बोली, बेटा उसका अतीत तो अब जाकर पता लगा ना। वो ब्याही हुई लड़की है, ऐसी लड़की से शादी करोगी? तुम भूल क्यों जाती हो? तुम राजघराने के इकलौते वारिस हो। ऐसा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। वीर दृढ़ता से बोला, अब जो भी है, अगर ऐसी बात है तो मैं जयपुर कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अमारा नहीं तो कोई और उससे मुझे शादी करने की जिद की जाएगी, और फिर मैं किसी और की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकता, क्योंकि मुझसे अब दोबारा प्यार नहीं होगा। मासी वीर को समझाते हुए बोली, वीर ऐसा कुछ नहीं होता, साथ रहते रहते सब कुछ हो जाता है, तुम्हें भी आदत हो जाएगी। वीर उन्हें देखकर बोला, तो फिर आप क्यों नहीं भूल पाए उन्हें जिनसे आप प्यार करती थी? क्यों आप आज तक अकेली हो मासी? क्यों कोई अच्छा नहीं लगा आपको अपनी जिंदगी में? जिंदगी बहुत बड़ी है, आपने मेरे साथ बिताई है, मुझे पता है आपके अंदर कितना कुछ है, लेकिन आप जाहिर नहीं करती। आप नहीं भूल पाई, वो तो अब इस दुनिया में भी नहीं है ना। क्यों नहीं बनाया किसी और को हमसफर? मासी चुपचाप बैठी थी। ये सच था, वो किसी से प्यार करती थी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और मासी जी टूट गई। लेकिन वो किसी और को अपना नहीं पाई और आज तक उन्होंने शादी नहीं की। वो मनाली में आकर बस गई। यहाँ वो एक रिजॉर्ट संभालती थी। फिर वीर का जन्म हुआ और 1.5 साल बाद सानवी का। 2 बच्चों को एक साथ संभालना नर्मदा जी के लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए वीर सुनंदा जी के पास आ गया और दोनों साथ रहने लगे। मासी एक गहरी सांस लेकर बोली, वीर तुम जानते हो बेटा, मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, और हमारा और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है बेटा, इसलिए बोल रही हूँ। ऊपर से न उसके घर का पता है न जात का, ऐसे में क्यों करना चाहते हो ये सब? वीर बोला, मासी मुझे उसके घर वालों से कोई लेना देना नहीं है, बस इतना पता है उन्हें उसकी फिक्र नहीं है, और जहाँ तक जात की बात है तो शादी होने के बाद वो मेरी हो जाएगी और मेरी जात भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। वीर मासी को कुछ भी बोलना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी भी अपनी मजबूरी थी। उसे अब अमारा से एक पल भी दूर नहीं रहना था। उसके लिए वो सबसे लड़ने को तैयार था, कि किसी भी कीमत पर वो अमारा से दूर नहीं जाना चाहता था। अमारा चुपचाप बालकनी में बैठी हुई थी। उसकी आंखें खामोशी से बाहर दिखे जा रही थी।
वीर ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था। उसे आने में टाइम लगना था। अमारा को घबराहट भी हो रही थी। उसे बार बार लग रहा था कहीं से संग्राम ना आ जाए। आपके लिए कुछ लाऊं? एक मेड ने आकर अमारा से कहा। पानी, हमें प्यास लगी है, अमारा ने घबराते हुए कहा। उसे अचानक से घबराहट होने लगी थी। मेड ने उसे पानी दिया। अमारा एक ही सांस में सारा पानी पी गई। किशन जी ने उसी दिन सारी तैयारियां कर ली थी। वो मनाली के लिए निकल चुके थे। उन्होंने अपने मन में सोच लिया था, अब चाहे जो हो जाए मैं अमारा को लेकर ही लौटूंगा और किसी भी कीमत पर कहीं जाने नहीं दूंगा। चाहे इसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना क्यों ना पड़े, सब करूंगा, लेकिन उसे अपने साथ रखूंगा। इधर संग्राम बैठा हुआ था। वो कहीं सोच में डूबा हुआ था। क्या हुआ सैम, कहाँ खोए हुए हो? विशाखा जी उसके बगल में बैठते हुए बोली। मॉम, मुझे अमारा चाहिए। मुझे उसे सबक सिखाना है। मैं जब जब आईने में अपना चेहरा देखता हूँ मुझे वीर प्रताप सिंह राणा का चेहरा नजर आता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई अमारा को मुझसे छीनने की? उसने मुझ पर हाथ उठाया। अमारा मेरी नहीं हो सकती तो उसकी भी नहीं हो सकती मॉम। विशाखा जी उसे समझाते हुए बोली। सैम बेटा, खुद का गुस्सा किसी और पर उतारने से अच्छा है सब्र से काम लो। देखो, तुमने फूलवाली के बाप को फोन कर दिया है ना, अब वो उसे ले जाएगा और भूल जाओ उसे तुम। अब मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। अनिका के साथ अच्छी जिंदगी जियो ना तुम। किससे पंगे लेने की सोच रहे हो? वीर से, जो कि हमें मिनटों में बर्बाद कर सकता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है सैम, भूल जाओ उस लड़की को। भूल जाओ कोई अमारा नाम की लड़की भी थी। बस याद रखना, अगर थी भी तो अब मर गई है और कुछ नहीं। संग्राम नफरत भरे लहजे में बोला। नहीं मॉम, मैं नहीं भूल सकता अमारा को। उसे फिर से मेरी जिंदगी में आना होगा। उसे सब कुछ याद करना होगा जो मैंने किया था। वो इतनी जल्दी नहीं भूल सकती ठाकुर संग्राम सिंह को। इधर वीर घर आकर फ्रेश हुआ और डिनर उसने अमारा के साथ ही किया। अमारा कुछ बोल नहीं रही थी, वो चुप से थी। वीर समझ सकता था उसे यहाँ डर लग रहा था। वो ठाकुर फैमिली से डर रही थी। तुम खाओ, रुक क्यों गई? वीर ने अमारा को देखा जो कि खाने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। हमें भूख नहीं है राणा साहब, उसने झूठे बर्तन समेटते हुए कहा। तुम क्यों कर रही हो, मैट कर देगी ना। अमार ने हाथ धोए और सोफे पर बैठ गई। हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बोलो। वीर भी आकर सोफे पर बैठ गया। अमारा बोली, आप हमारी वजह से यहाँ क्यों खाना खा रहे थे? और आपके परिवार में हमारी वजह से बहुत कलेश हुआ है, इसीलिए हम नहीं चाहते आप हमसे ज्यादा लगाव रखें। वीर बोला, मेरे परिवार और मेरी लड़ाई तुम्हारी वजह से नहीं है हमारा। ये तुम्हें जितनी जल्दी समझ आ जाए अच्छा होगा। और दूसरी बात, वो मेरी शादी किसी से भी करवाना चाहते हैं जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, जिससे मेरा मन नहीं मिलता, जो मुझे नहीं समझ सकती, और मैं उसके साथ पूरी लाइफ नहीं जीना चाहता। मुझे घुटन भरी जिंदगी से हमेशा नफरत है, इसलिए मैं वहां से इतनी दूर हूँ। लेकिन राणा साहब, आपने ये सगाई हमारी वजह से ही तोड़ी है ना? वीर अमारे के करीब आकर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया और बोला, देखो, मैं तुम्हें संग्राम के साथ देखकर बहुत अजीब सा फील कर रहा था। मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसा आज तक मेरे साथ नहीं हुआ। हम जब शाम के वक्त व्हाइट हाउस में थे और वो अचानक से आ गया था, तुम उसके साथ चली गई, लेकिन मैं बेचैन हो उठा। छत पर तुम जब रो रही थी, उस रात में रात भर जागता रहा। अब तुम ही बताओ, अगर मैं उससे सगाई भी कर लेता तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती, क्योंकि तुमसे दूर रहकर भी मैं तुमसे दूर नहीं हो पाता। मैं प्यार करता हूँ तुमसे अमारा, और तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं मेरी फैमिली के खिलाफ हूँ, बिल्कुल नहीं, लेकिन उनकी जो भी सोच है बस वो मुझे पसंद नहीं है। और सच कह रहा हूँ, ये तुम्हारी वजह से बिल्कुल भी नहीं है। मुझे राज घराने के रूल्स शुरू से ही पसंद नहीं, अमायरा बोली। लेकिन हमने सुना है हमारे बारे में कुछ बातें, और वो सच भी है राणा साहब। हम पहले से शादीशुदा हैं और हमारे साथ वो सब भी हुआ था। एक बार नहीं, कई बार, अमायरा ने सिर झुकाते हुए कहा। तुमने जो सुना भूल जाओ सब कुछ, जो हुआ वो भी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात संग्राम की, तो उसे सजा तो मिलेगी, ये तो मैं भूल नहीं सकता। उसने कितना घटिया काम किया है।
अमारा कुछ बोलती उससे पहले ही लाइट चली गई। अमारा चौंक कर वीर के और करीब आ गई। वो उससे कुछ इंच की दूरी पर थी। डर लग रहा है, वीर ने कहा। हम्म। वीर ने अमारा को अपने सीने से लगाया। अमारा का सिर वीर के दिल के सामने था। अमारा महसूस कर सकती थी वीर की धड़कनों को। उसे अपने हाथ को उसके सीने पर रख दिया और आंखें बंद करके महसूस करने लगी। जाने कब अमारा की आंख लग गई। सुबह उसकी नींद खुली। वो देर तक सो रही थी। उसने देखा वो बेड पर सोई हुई थी। अमारा नहाकर रेडी हुई तो वीर उसके कमरे में आ गया। वो उसे लेने आया था। वो दोनों बाहर जा रहे थे। वीर चाहता था अमारा का थोड़ा मन बहल जाए। वो वीर के साथ नीचे आ गई, लेकिन उसे संग्राम दिखा जो कि खड़ा था अमारा के बाबा के साथ। अमारा चौंक गई। बाबा! अमारा! किशन जी जल्दी से आकर अमारा के गले लग गए। मेरी बच्ची, तुझे मैंने कितना याद किया, तुझे पता भी है। एक एक दिन तुझे देखने के लिए तरसा हूं मैं। किशन जी ने अमारा को जोर से गले लगा रखा था। बाबा, हम भी आपको देखना चाहते थे, लेकिन आप अचानक यहाँ? अमारा ने पूछा। वीर उन्हें ही देख रहा था, लेकिन वीर की नजरें संग्राम पर चली गई, जो कि अमारा को अजीब नजरों से देख रहा था। अमारा, वीर ने कहा। अमारा वीर की तरफ मुड़ी। अंदर चलो, अपने बाबा के साथ वही बात कर लेना, ओके? जी। बाबा अंदर चलिए। अमारा किशन जी को अपने कमरे में ले आई। किशन जी कुछ देर तक कमरे को देखते रहे, क्योंकि अमारा फिलहाल जिस कमरे में थी वो बेहद खूबसूरत था। बेटा, तू इस कमरे में रहती है और तेरी तबीयत वो ठीक है ना? उन्होंने दो सवाल एक साथ पूछे। जी बाबा, हम ठीक हैं और ये कमरा हमारा ही है। लेकिन बाबा, आप आए कैसे और पता कैसे चला आपको हमारे बारे में? बेटा, दामाद जी ने फोन किया था, उन्होंने ही गाड़ी भेजी हमारे लिए। अब सब कुछ ठीक हो गया है ना तुम दोनों के बीच? अमारा बोली। बाबा, उन्होंने किसी और से शादी कर ली है और हम उनके कोई नहीं हैं। फिर हमारे बीच ठीक जैसा कुछ क्यों होगा? हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है बाबा। किशन जी बोले। हाँ बेटा, ये तो मुझे मालूम है। अच्छा चल, अब मेरे साथ चल, तुझे मैं यहाँ एक पल भी नहीं देखना चाहता। अमारा चुप रही। आखिर कैसे मना करती वो किशन जी को, और वीर उसे छोड़कर कैसे चली जाए वो, जिसने अपने पूरे परिवार को अमारा के लिए इतना कुछ कह दिया था। अमारा बोली। बाबा, हम नहीं जा सकते। हमने पहले ही कहा था, माँ और बाकी के लोग बहुत कुछ पूछेंगे और हमारे पास इन सवालों के जवाब बिल्कुल भी नहीं है। किशन जी बोले। अरे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तू मेरे साथ जाएगी बस। अमारा फिलहाल कोई फैसला नहीं लेना चाहती थी। सच तो ये था, वो वीर से बहुत प्यार करने लगी थी और वो वीर को छोड़ना नहीं चाहती थी। किशन जी वहाँ एक दिन ठहरे थे। दूसरे दिन वीर को कहीं बाहर जाना था मीटिंग के सिलसिले में, इसीलिए वो चला गया था। चल बेटा, तू भी तैयार हो जा, हम निकलेंगे अब, किशन जी ने कहा। लेकिन बाबा, अमारा इतना ही बोल पाई थी जब मासी जी आ गई। वो अमारा को घूरकर बोली। अमारा, तुमने वीर को अपने प्यार में दीवाना बनाया है, ये बताओ ना अपने बाबा को, इसलिए नहीं जाना चाहती? क्या कह रही हैं बहन जी आप? किशन जी ने कहा। मासी जी बोली। हाँ भाई साहब, आपकी बेटी ने एक राजघराने के राजकुमार को फंसाया है अपने प्यार के जाल में, तो कैसे जाएगी? शादीशुदा तो है, लेकिन खुद के पति की कोई अहमियत नहीं है इसकी जिंदगी में। अमारा कुछ नहीं बोली। वह तो उनके खिलाफ सामने आज तक बोली ही नहीं थी, तो अब क्या बोलती? किशन जी अमारा से बोले। अमारा, जो पूछ रहा हूँ वो बताइए, सच है? बाबा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, अमारा ने धीरे से कहा। किशन जी ने खींचकर एक थप्पड़ अमारा को मारा। मुझे लगा संग्राम जी की गलती थी, लेकिन यहाँ तो तू ही गलत है। अब एक मिनट भी तू यहाँ नहीं रुकेगी, चल मेरे साथ। किशन जी खींचते हुए अमारा को ले जाने लगे। संग्राम ने पहले से ही गाड़ी का बंदोबस्त कर दिया था। वो भी पीछे से दूसरी गाड़ी से निकलने वाला था। मासी जी ने लंबी सांस ली और बोली। खैर, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, बला टली मेरे बेटे के सर से। अमारा कितनी रोई, लेकिन किशन जी ने उसकी एक ना सुनी। कितना भरोसा किया तुझ पर, लेकिन तेरी इतनी हिम्मत। हमने तो ठाकुर साहब को एक गलत समझा, और तू कितने शान से कह रही है तुझे एक दूसरे लड़के से प्यार है।
देर रात अमारा रजतपुरा पहुंच चुकी थी। अमारा घर पहुंची तो सबसे पहले मीनाक्षी ने उसकी मांग देखी। तेरा सिंदूर कहाँ है? और गले में कुछ नहीं, मंगलसूत्र कहाँ है? अमारा बोली, उन्होंने हमें छोड़ दिया है माँ। संग्राम जी ने हमें 2 साल पहले ही छोड़ दिया है। हमसे शादी की हुई 1 महीना भी नहीं हुआ था और उन्होंने दूसरी शादी रचा ली। ये तो आप सबको पता होगा ना? मीनाक्षी बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, क्या हुआ, 2 शादी कर ली तो उन्होंने? बहुत बड़े आदमी हैं, ये सब आम बात है उनके लिए। मीनाक्षी ने बात को टालना चाहा। हाँ, उनके लिए तो मामूली सी बात है, लेकिन हम किसी से प्यार नहीं कर सकते, है ना बाबा? अमारा रोती हुई बोली, क्या कहा तूने? प्यार? किससे प्यार करती है तू? एक पति के रहते हुए प्यार हो गया तुझे? बोल अमारा। मीना जी ने उसे पकड़कर झंझोड़ दिया। किचन जी बोली, मीना वो सब भूल जाएगी, वैसे भी वो हमारे औकात के बाहर है। ये सब सोचना भी पाप है। एक राजघराने का इकलौता राजकुमार वीर प्रताप सिंह राणा, जिनकी ना जाने कितनी होटलें हैं मनाली और जयपुर में, वो जयपुर के राजघराने खानदान से हैं, उनसे प्यार करती है ये सब बचपना है। अचानक से संग्राम जी से दूर हुई इसलिए हो गई ये गलती। क्या? ताई जी ने आश्चर्य से कहा। ये लड़की कितनी चालाक है मीना, उसने ये सब कर दिया वहां जाकर। हाय राम, और हम लोग ठाकुर साहब को ही गलत सोचते रहे। मीना जी बोली, नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा। संग्राम जी बस आ ही रहे हैं, वो ले जाएंगे अपने साथ। वही इसके पति है, इसे मानना होगा। संग्राम आ चुका था। अमारा दूसरे कमरे में थी, वो रो रही थी, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो वीर से बात करना चाहती थी, लेकिन उसके पास ऐसा कोई जरिया नहीं था जिससे वो वीर से कोई भी कांटेक्ट करे। अमारा रोती हुई नीचे जमीन पर ही सो चुकी थी जब उसे महसूस हुआ कि उसे कोई छू रहा है। अमारा चौंक कर उठ गई। सामने संग्राम बैठा हुआ था, वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। अमाया ने उसका हाथ झटक दिया और दूर हट गई। हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, हमारे करीब आने की कोशिश मत कीजिएगा। क्यों? वीर के करीब आ चुकी हूँ, उसने तुम्हें खुश कर दिया है, जो कि मैं नहीं कर पाया। संग्राम ने बेशर्मी से कहा। आप जानते भी हैं प्यार का मतलब, क्योंकि आपने हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं किया जिसे हम प्यार कहें। और रही अनिका की बात, तो शादी से पहले आप दोनों के बीच जिस्म के रिश्ते कायम थे, उसे हम प्यार तो नहीं कहेंगे। जो किसी से प्यार करता है ना, उसके लिए उसका जिस्म मायने नहीं रखता, वो ये सब सोचता भी नहीं। लेकिन आप दोनों तो मर्यादा कब का लांघ चुके थे और हम पर आपकी नजर पड़ी और आपको तलाश थी हमारे जिस्म की, जो कि आपने हमारे साथ जबरदस्ती करके हासिल किया। अब क्या चाहिए आपको हमसे? क्यों हमारी जिंदगी में वापस आए? आप बोलिए। अमारा रोती हुई बोली। संग्राम गुस्से में बोला, इतनी हिम्मत कहाँ से लेकर आई? हाँ, उस वीर ने तुम्हें इतना निडर बनाया है ना? संग्राम ने अमारा को जोर से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। हम उनसे प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे। और रही बात छूने की, तो हम सिर्फ उनके लिए हैं, आपके कभी नहीं हो सकते। संग्राम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो अमार को जोर से मारने लगा। अमार को कुछ चोटें आई, लेकिन वो दौड़कर बालकनी में आ गई। उसने दरवाजा बंद कर लिया। जैसे कि ठंड का मौसम था, अमारा वहां ज्यादा देर तक नहीं रह सकती थी, लेकिन उसने ठान लिया था वो मर जाएगी लेकिन कमरे में नहीं आएगी। संग्राम हंसने लगा। तुम वहां कब तक रहोगी? और अगर रह भी गई तो मर जाओगी, इसलिए प्यार से समझा रहा हूं, आ जाओ मेरे पास। देखो, ये हमारे बीच पहली बार तो है नहीं, तुम्हें तकलीफ बिल्कुल नहीं दूंगा, बहुत प्यार करूंगा, प्रॉमिस। हमने कहा ना, हम सिर्फ राणा साहब से प्यार करते हैं, उनके सिवा अगर हमें कोई छू सकता है तो वो है मौत। हमें और किसी की जरूरत नहीं। रात भर अमारा वहीं रही। वो ठंड से कांप रही थी। संग्राम भी उसे ऐसे देखकर हैरान था। वो अपने घर में होता तो अमारा को वहां से निकाल कर लाता, लेकिन यहाँ उसे अपनी अच्छाई दिखानी थी, इसलिए चुपचाप रहा। सुबह अमारा वहां से निकली। उसे तेज बुखार था। किशन जी डॉक्टर को बुला चुके थे। अमारा बहुत बीमार हो गई थी। उधर वीर घर लौट आया था। वो हर जगह अमारा को ढूंढ रहा था तो एक मेड आकर बोली, सर, मैम के फादर उन्हें लेकर गए हैं। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो जबरदस्ती उन्हें अपने साथ ले गए। क्या?
वीर चौंक गया। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने होटल में कॉल किया तो संग्राम के भी वहां से जाने की खबर लगी। वीर बहुत परेशान हो उठा। उसे अब जल्दी से रजतपुरा के लिए निकलना था। मासी जी बोली, वीर कहाँ जा रहे हो बेटा? वो लड़की जा चुकी है, अब छोड़ो उसे। मासी जी ने वीर को रोकना चाहा। वीर गुस्से में बोला, वो गई नहीं है मासी, आपने उसे भेजा है। आपने क्या कहा है उसके पापा से हमारे बारे में, इसलिए वो लेकर गए हैं। वीर, अगर मैंने कुछ कहा भी है तो क्या गलत कहा है? तुम ही बताओ, क्या ये सच नहीं है? वो और तुम, खैर छोड़ो। मासी जी ने बात अधूरी ही छोड़ दी। मैं उसे लेने जा रहा हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता, वीर ने चिल्लाकर कहा। वो इतनी जोर से कभी नहीं चिल्लाया था किसी पर। मासी जी बस वीर को देखते रह गई। वीर रजतपुरा के लिए निकल चुका था। उसे बिल्कुल मालूम नहीं था अमारा रजतपुरा में कहाँ थी, लेकिन ठाकुर अरजित सिंह के पिता वहीं रहते थे और अमाया ने बताया था वो गांव की सीमा पर रहते थे। इसका मतलब वो वहां पहुंचने के बाद आसानी से अमारा तक पहुंच सकता था। वैसे भी वो जगह छोटा इलाका था, इसलिए वीर जल्दी से अमारा तक पहुंच सकता था। इन्हें ठंड लगी है, डॉक्टर ने अमारा को चेक करते हुए कहा। दामाद जी, अमारा ठीक हो जाएगी जल्दी ही, आप यहीं रुकिए, ताई जी ने बड़े प्यार से कहा। वो ठीक हो या ना हो, शाम को मैं अमारा को अपने साथ ले जा रहा हूँ, संग्राम ने सीधे सीधे कहा और बाहर चला गया। वो कुछ देर बाहर रहना चाहता था। उसे इतने छोटे से घर में घुटन हो रही थी। ठंड लगी है ना तुम्हें? अमारा, आज रात रुक जाओ, तुम्हें अच्छे से एहसास दिलाता हूँ बीमार होना किसे कहते हैं। तुम्हारी बातों से एक बात क्लियर है मेरी प्यारी बीवी, कि वीर और तुम्हारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम बस मेरी हो और 2 साल हो गए हैं हम दोनों को करीब आए हुए। तुम तो अब जवान हो गई हो और खूबसूरत तो पहले से ही हो। अब बस मेरी बीवी बनकर रहो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अमारे की लगातार ठंडे पानी की पट्टी करने के बाद अब वो थोड़ी होश में थी। उसकी आंखें अभी भी नहीं खुल रही थी। वीर रजतपुरा पहुंच चुका था। उसे सामने ही ठाकुर दिग्विजय सिंह जी की हवेली दिखी। वो समझ चुका था वो रजतपुरा में है। अब अमारा ज्यादा दूर नहीं थी उससे। वो रजतपुरा पहुंच तो चुका था, लेकिन अभी अमारा को ढूंढना बाकी था। इसलिए उसने इधर उधर देखा, पर आस पास कोई नहीं था, क्योंकि बीच में छोटा सा जंगल पड़ता था और बारिश और ठंड दोनों थी। अभी रात होने को थी, इसलिए सभी अपने अपने घर में थे। वीर आगे ही बढ़ता रहा। कुछ दूर बढ़ने के बाद उसे छोटे छोटे चाय की दुकान और ग्रोसरी शॉप्स दिखाई देने लगी। वीर आगे बढ़ रहा था जब उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी। वो एक फूलों की दुकान थी। वीर वहीं रुक गया। उसने देखा ये किशन जी की दुकान थी, क्योंकि दुकान का नाम अमारा के नाम पर था। वीर समझ चुका था कि ये अमारा के पिता की दुकान है। वीर ने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बता दिया कि थोड़ी दूर पर ही किशन जी का घर है। वीर जल्दी से वहां पहुंचा तो उसने देखा अमारा के साथ मीनाक्षी थी। वो लोग कार में बैठ रहे थे। कार ड्राइव संग्राम कर रहा था। वीर जब तक अमारा तक पहुंचता कार अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। अमारा शायद आधी नींद में थी। वीर ने दूर से ही भांप लिया था। वीर उनकी गाड़ी के पीछे था। उसे समझ आ गया था कार में मीनाक्षी के साथ एक और औरत थी। किशन जी भी संग्राम के साथ बैठे हुए थे। वीर उनके पीछे बहुत दूर आ चुका था। वो लोग आकर एक घर के सामने रुक गए। वहां आस पास ज्यादा घर नहीं थे। मीना जी ने अमारा को पकड़कर बाहर करने की कोशिश की, लेकिन अमारा लुढ़क कर नीचे गिर गई। संग्राम बाहर आया और अमारा को गोद में उठाना चाहा, लेकिन वीर तब तक पहुंच चुका था। वो जल्दी से कार से उतरा और संग्राम की ओर झपट पड़ा। उसे हाथ भी लगाया तो वहीं चीर कर रख दूंगा। वो गुस्से से दंदनाते हुए संग्राम के पास पहुंचा और गुस्से में बोला, ओह, तो तुम यहाँ तक आ गए, अच्छा ही हुआ जो तुम यहाँ आ गए। संग्राम अकड़ता हुआ बोला, देखिए आप जो भी हैं, हमारी अमारा की जिंदगी से चले जाएं, नहीं तो हमारी बहुत बदनामी होगी। हमारी बेटी शादीशुदा है, आपको तो इससे कई गुना अच्छी लड़की मिलेगी बेटा जी। ताई जी ने बड़े नर्म तरीके से कहा। आपसे मैंने पूछा, वीर ने तेज आवाज में कहा। ताई जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। देखो वीर, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। तुम्हें मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, अमारा से दूर रहो, वो मेरी बीवी है।
संग्राम ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी बीवी न कभी थी ना होगी। उसकी शादी जबरदस्ती हुई थी, इन लोगों ने करवाई थी। और तुम जैसे घटिया इंसान के साथ तो कभी नहीं रहेगी हमारा। तुम्हारे कहने से सच्चाई नहीं बदल सकती वीर। तुम जितनी जल्दी इस बात को समझ लो तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। हमारा से दूर चले जाओ, इससे उसकी भी भलाई होगी। वो मेरे साथ तो रहेगी ही, साथ साथ उसकी फैमिली भी उसे सपोर्ट करेगी। संग्राम ने झूठा दिखावा करते हुए कहा। वीर व्यंग से बोला, ओ अच्छा, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है और मुझे उसकी फैमिली की सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ थे ये लोग जब वो दर्द से तड़प रही थी, जब तुम उसे बेतहाशा दर्द दे रहे थे? तुम्हारी फैमिली उसे नौकरानी साबित करने पर तुली थी। वो अकेली एक कोने के कमरे में मार खाकर सिसकती थी, बोलो। और आप लोग भी बोलिए, कहाँ थे आप लोग? कभी सोचा भी इन 2 सालों में उसने क्या कुछ झेला है? कितनी तकलीफ हुई है उसे, कितना तड़पा है इस संग्राम की फैमिली ने उसे। देखिए, आप जो भी हो कहीं के राजा महाराजा के बेटे, लेकिन ये हमारे घर का मामला है, इसलिए अमारा को भूल जाइए। अब चाहे जो भी हो जाए वो बस संग्राम जी के साथ ही जाएगी, वरना हमारी इज्जत। मीना जी इतना ही बोल पाई थी कि वीर ने आगे आकर अमारा को थाम लिया। अमारा मेरे साथ जाएगी। वीर ने अमारा को पीछे की सीट पर सुला दिया। संग्राम बोला, हिम्मत है तुम्हारे अंदर उसे ले जाने की? उसकी फैमिली है यहाँ मौजूद। अमारा को होश आने लगा था। उसे नींद की दवाई दी गई थी, जिसकी वजह से आंखें भारी हो रही थी बार बार। वे उन सब को घूर कर बोला, मैं नहीं मानता इन्हें अमारा की फैमिली, जो अपनी बेटी की गुनहगार के साथ उसे भेज दे। हमारे यहाँ लड़कियों की दोबारा शादी नहीं होती। जो भी हुआ शादी के पहले, उसमें सिर्फ संग्राम जी की गलती तो नहीं रही होगी ना, कुछ उसकी भी होगी। लड़कियों को नियम में रहना चाहिए। लेकिन ये लड़की भूल गई थी कि ये लड़की है। कुछ तो किया होगा इससे भी, तभी तो संग्राम जी इसकी तरफ आकर्षित हुए। ऐसे ही कोई पागल नहीं है कि किसी को भी जबरदस्ती ले जाए। ताई जी चिल्लाए जा रही थी, मेरी भी एक बेटी है, लेकिन मजाल है किसी ने उंगली भी उठाई हो। वीर ताई जी को घूर कर बोला, आपकी सोच बहुत ही घटिया है। और एक बात, अगर आपने मुझे और एडवाइस दी तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा, क्योंकि मेरे संस्कारों में औरतों को बेइज्जत करना नहीं सिखाया गया है। वीर ने कहा और कार में बैठने लगा, लेकिन तभी संग्राम बीच में आ गया और बोला, तुम नहीं जा सकते, समझे? अब वीर की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो गुस्से से बाहर आया और 2 मुक्के उसके चेहरे पर जड़ दिए। कुत्ते को घी हजम नहीं होता, वही हाल तुम्हारा है। बहुत प्यार से समझाया तुम्हें, हमें जाने दो, लेकिन नहीं। संग्राम भी कहाँ कम था, वो भी वीर को मारने पर उतारू हो चुका था। संग्राम बोला, मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी है, लेकिन इस बार शायद वीर ज्यादा गुस्से में था। उसने संग्राम को बहुत ज्यादा धो डाला। उसे भीतरी मार मारा था उसने। किशन जी चुप थे काफी देर से। अमारा बाहर आ गई। उसने वीर को बहुत कोशिशों के बाद रोका, क्योंकि वीर रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं था। तुम जाकर कार में बैठो, अभी मैं कुछ नहीं सुनूंगा अमारा, प्लीज जाओ। वीर जोर से चिल्लाया। मीना जी ने अमारा को जोर से पकड़ा और अपनी तरफ घुमाया। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तुझे जन्म दिया था मैंने। भगवान को तुझे मेरी कोख में ही मार देना चाहिए था। कम से कम ये सब तो देखना नहीं पड़ता। तेरा पति है तेरे सामने, उसे बचा। नहीं, वो मेरे पति नहीं है, कभी नहीं। वो एक राक्षस है, जिसने मुझे सिर्फ अपनी हवस का शिकार बनाया और बनाना चाहता है। लेकिन आप हमारी माँ हैं, खुद को हमारी माँ कहती है ना, तो आज हम आखिरी बार आपसे आखिरी शब्द कहते हैं। आपको ताई जी से सीखना चाहिए, जिनकी बेटी ने ना जाने कितने कारनामे किए। वो तो बस 20 साल की थी जब उन्हें आप लोगों ने रात को कमरे में किसी लड़के के साथ पकड़ा। वो भी उनकी गलती नहीं थी। वो तो बेचारा रास्ता भटक गया था। उनकी बेटी निर्दोष थी। फिर कई बार उन्हें लड़कों के साथ देखा गया, लेकिन नहीं, वो तो बस दोस्त थे उनके, जिसके साथ उन्हें 2-2 दिन ट्रिप पर भी भेजने में ताई जी को गर्व महसूस होता था। उन्हें होटल के कमरे में ही पुलिस ने 2 बार पकड़ा था, लेकिन नहीं, वो तो वहाँ सेल्फ स्टडी के लिए गई थी। फिर हमें किडनैप किया गया। हमारे साथ गलत हुआ जिसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। हमें बेरहमी से पीटा गया। फिर आप लोगों ने कितनी आसानी से हमें बांध दिया इस राक्षस के साथ। फिर उसने हमें नोचा।
अपने घर में और आपके घर में भी हमारे शरीर को जलाया, और फिर भी आप लोगों की नज़र में वो एक देवता और हम बदचलन हो गए। ये कैसा न्याय है माँ? सारे दर्द कष्ट हम सह लें तो ठीक है, ये हमें दर्द देते रहे और हम सहते रहे तो ठीक है, नहीं तो हमारा चरित्र खराब है। ऐसा क्यों माँ, क्यों? ताई जी, हमारी वजह से आपकी बेटी का घर टूट जाएगा, इसलिए हमें वहां से भेज दिया आपने। एक बार भी सोचा, काश हमारी जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप उसे भेजते? कर देते हवाले ऐसे दरिंदे के जिसके लिए सिर्फ उसका जिस्म ही जरूरी था। अमारा बोलते हुए रो रही थी। आप लोग चाहे जो भी करें, लेकिन हम संग्राम के साथ कभी नहीं रहेंगे। वीर हमसे प्यार करते हैं, अगर वो हमारी किस्मत में होंगे तो मिल जाएंगे, वरना हम अपनी जिंदगी अकेले गुजार लेंगे। लेकिन हमें किसी का कोई एहसान नहीं चाहिए। आप तो माँ कहलाने का अधिकार भी खो चुके हैं। अमार ने अपने मन की सारी बात अपनी फैमिली को कह दी थी। मीना जी ने अपनी नजरें नीचे कर ली। ताई जी तो अमार को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। खैर, उन्हें वीर से डर भी लग रहा था। संग्राम की धुनाई अच्छी खासी करने के बाद वीर ने अमारा को कार में बैठने को कहा। आखिरी बार अमारा किशन जी के पास आई। किशन जी उसे ही देख रहे थे। बाबा, आप तो हमें समझते हैं, कैसे आपने ये फैसला कर लिया कि हमें ऐसी आधी बेहोशी की हालत में आप संग्राम को सौंप देंगे? क्या इसलिए आप हमें वहां से लाए थे बाबा? आपको याद है जब हमारे साथ गलत हुआ तो आपने संग्राम पर हाथ उठाया था? किशन जी ने नजरें संग्राम पर डाली। बेटा, उसने जब तेरे साथ वो सब किया तो मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने ये सब किया था। हाँ बाबा, आपको गुस्सा आया था, लेकिन इनके परिवार वालों ने हमें उन 2 थप्पड़ों के बदले नहीं गिन सकते इतना मारा है, और शायद हम इनके साथ चले जाते तो भी हमेशा मारते। जब इनका मन करता है तब मारते हैं, इन्हें कहीं और का भी गुस्सा होता है तो ये लोग हमें मारते हैं बाबा। बाबा, हमारी शादी के बाद हम जिंदा तो थे, लेकिन सिर्फ लाश की तरह। कोई ख्वाहिश, कोई उम्मीद नहीं थी हमारे अंदर। हमारी बीमारी में भी इस इंसान ने हमें बेरहमी से पीटा। लेकिन बाबा, अब हमें जीना है, क्योंकि हम इतना तो समझ गए हैं। सभी चाहते हैं कि उनकी इज्जत का बोझ हम ढोएं, लेकिन अब नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमेशा के लिए जा रहे हैं। एक आखिरी बार आप सबको देख रहे हैं, फिर कभी नहीं मिलेंगे आप लोगों से। किशन जी ने अमारा को गले लगा लिया। आखिरी बार। लेकिन मीना जी वो नजरें नीचे झुकाए रही। ताई जी तो छल भुन गई, क्योंकि अमारा एक अच्छे घर में जा रही थी। उन्हें बहुत जलन हो रही थी वीर का प्यार अमारे के प्रति देखकर। संग्राम को चोट लगी कि वीर ने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था। अमारा आकर वीर के बगल में बैठ गई। वीर ने कार स्टार्ट की और दोनों उनकी नजरों से कुछ ही सेकंड में ओझल हो गए। रात के करीब 1 बजे होंगे। वीर ने एक होटल में गाड़ी रोकी, क्योंकि रात का सफर सेफ नहीं था। साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों में और भी ज्यादा। वीर ने कमरा बुक किया। अमारा जाने क्या सोचती रही, वो चुपचाप बस वीर के पीछे चल रही थी। वो लोग एक कमरे के पास रुके, फिर दरवाजा खुला और वो अंदर चले गए। होटल ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उन्हें रुकना था, इसलिए उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तुम सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है, वीर ने अमारा को बिस्तर दिखाते हुए कहा। बिस्तर ज्यादा बड़ा नहीं था। अमार ने इधर उधर देखा, वहां सोफा भी नहीं था, बस एक टेबल और 2 कुर्सियां लगी हुई थी। आप सो जाइए, हम तो दिन से सो ही रहे हैं, अब हमें नींद नहीं आ रही है। अमारा एक कुर्सी पर बैठ गई। वीर सुबह से कार ड्राइव कर रहा था, उसे नींद तो आ रही थी, लेकिन अमारा को ऐसे वो छोड़ना नहीं चाहता था। ठीक है, यहाँ आओ। वीर ने अमारा को बेड पर बिठाया और दूसरी साइड वो बैठ गया। मैं मैनेज कर लूंगा, तुम भी सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। अमारा को भी थोड़ी देर में नींद आने लगी, वो भी सो चुकी थी। वीर ने उसे कंबल उठाया और एक साइड वो भी सो गया। सुबह दोनों जल्दी ही होटल पहुंच चुके थे। उनके पहुंचते ही उनकी नजर लीना और विशाखा जी पर पड़ी, जो कि अमारा को ही घूर रही थी। मिस्टर राणा, विशाखा जी ने कहा। वीर रुक गया। आपने सैम को इतनी बुरी तरह से क्यों पीटा? क्या आप नहीं जानते ये लड़की कौन सी बला है? मैंने आपके बेटे को पीटा अपनी मर्जी से, और हमारा क्या है क्या नहीं ये आप मुझे समझाएंगी? अच्छा होगा आप अपने काम पर ध्यान दें, वरना मुझे काम चोर इंसान पसंद नहीं है। आप इस प्रोजेक्ट को छोड़ सकती हैं।
मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इन फालतू की बकवास के लिए। वीर ने अमारा का हाथ पकड़ लिया और वो अमारा को उसके कमरे में ले गया। आगे क्या होगा? वीर आगे क्या करेगा? अब वीर अपने घर वालों को अमारा के लिए कैसे मनाएगा? क्या संग्राम आगे कुछ कर पाएगा? क्या वीर के घर वाले अमारा को एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या अमारा की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर कोई नया तमाशा अभी बाकी है? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।